जन कल्याण के इस मीडिया संवाद में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सब प्रभारी और अभी अभी निर्वाचित हुए विधान परिषद सदस्य संजय मयूख जी, बिहार के मीडिया प्रभारी दानिश जी और यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ भी यहाँ पर बैठे हैं, नए पत्रकार भी बैठे हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं और ये जरूर बताने का प्रयास करूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश कैसे बढ़ा है, कैसे आगे और बढ़ेगा। और क्योंकि 2047 के विकसित भारत का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है और कैसे उसमें हम बिहार के लोग समृद्ध हो सके और बिहार की समृद्धि उसके साथ जुड़ सके। आज लगभग 12 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हुए हैं साथियों, और 12 साल के इतिहास में मैं सर्वप्रथम उनको बधाई भी देता हूं कि आज इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में जब से आजादी मिली और लोकतंत्र स्थापित हुआ 1952 में, तब से सबसे लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री के पद पर रहे हों, इसके लिए इस मंच के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। लेकिन इस देश को विकसित करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है और ये ग्राफिक से भी आप समझ में आएगा आपको। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये आगे के समय में मैं बताऊंगा ग्राफ्स में भी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी 1950 में जनसंघ के स्वरूप में आई और जनसंघ के स्वरूप से लेकर अब तक ये कमिटमेंट वाली पार्टी रही, जो एक बार कह के कभी पीछे नहीं हटा, गठबंधन भी लगे बनाए। 1977 में तो अपने आप को विलीन कर दिया, लोकतंत्र के लिए इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन करके अपने आप को विलीन कर दिया जनसंघ के लोगों ने और जनता पार्टी का निर्माण हुआ। लेकिन कभी जो कमिटमेंट था उससे पीछे नहीं हटा। 1950 में कहा कि 370 हटाएंगे, नहीं चलेगा, इस देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान। धीरे धीरे सबको समाप्त किया। पहले 2 प्रधान समाप्त हुए और जब इस देश के लोगों ने इतनी ताकत दी कि 370 को उखाड़कर 35A को उखाड़कर एक कचरे के ढेर में फेंक दिया, ऐसी ताकत इस देश की जनता ने दिया। और मोदी जी ने समझौता हमने जरूर किया। यही बिहार है जहां पहली बार एनडीए का स्वरूप आया, भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी का गठबंधन हुआ। देश में लगभग 32-33 पार्टियों का गठबंधन हुआ, लेकिन इसके बावजूद कभी भी अपने एजेंडे से, अपनी बातों से हम पीछे नहीं हटे। हमने 370 भी कहा। राम मंदिर बनाना या कोई मंदिर बनाना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं था, लेकिन इस देश के लोग, सनातन समाज के लोग आगे बढ़कर आए, हिंदू समाज आया, विश्व हिंदू परिषद के लोग आए, संघ के लोग आए, सब लोगों ने इसको मुख्य धारा में रखने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एजेंडा बनाया। और एजेंडा बनाकर इस देश में जब भी इस बात की चर्चा होती थी, लोग पूछते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, तो लोग कहते थे भाजपा के लोग तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब जनता ने आशीर्वाद दिया, न्यायालय ने साथ दिया, क्योंकि जब एनडीए का स्वरूप हुआ तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इसको आगे कोर्ट, न्यायालय से तय करने की व्यवस्था हुई। लोअर कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी
और पूरा परिवार गया। हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद आज गर्व से कह सकता हूं कि इस देश में भव्य राम मंदिर की स्थापना हुई और इसको भी स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया साथियों। तो हमारा जो कमिटमेंट था उससे हम पीछे नहीं हटे। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और एनडीए के स्वरूप में नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान इस बिहार में रहा। आज देश समृद्धि की ओर जा रहा है, विकसित हो रहा है और इसका पूरी तरह आप देखेंगे एक एक चीज को, इस देश में कोई टैक्स प्रणाली नहीं था, जो व्यवस्था थी वो लाल फीताशाही का था। कई जगह पर लोगों को जाना पड़ता था। अभी कुछ चीजें हम शुरू किए हैं बिहार में, नीतीश जी ने कई चीजों की स्थापना किया, उसको और अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब तक जीएसटी नहीं था हमारी आबादी का कोई महत्व नहीं था। हम कंज्यूमिंग स्टेट है, हमारे पास फैक्ट्री नहीं था, उद्योग नहीं था। अब धीरे धीरे शुरू हो गया। आज तो मैं कह सकता हूं कि मैं तो जब उप मुख्यमंत्री था तब भी मैंने कई फैक्ट्री का जाकर उद्घाटन करने का, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री हो या पेप्सी से जुड़ा हुआ हो, बेवरेज से जुड़ा हुआ हो, सभी जगह जाकर उद्घाटन करने का काम कर रहा हूं। अभी तो डाटा सेंटर भी काम शुरू हो गए हैं, अगले 1-1.5 महीने में हम लोग उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो अब बिहार में उद्योग लग रहे हैं और आगे के दिनों में लक्ष्य है कि हर हालत में 20 नवंबर को जब एनडीए सरकार का 1 साल पूरा होगा तो लगभग 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारने का काम किया जाए। इसकी व्यवस्था पर हम लोग चिंता कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा टैक्स के रिफॉर्म्स की चर्चा होगी। और बिहार जैसे राज्य को आबादी से दुख होता था कि एक तरह से हम दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में है। जितनी बड़ी क्षेत्रफल जो है झारखंड का लगभग है, वो 1/3 क्षेत्र आबादी है उसी इलाके में और लगभग 14 करोड़ की आबादी इस बिहार में। और जब बिहार बटा था तब भी लगभग 3.25 करोड़ उधर गए थे और 6 करोड़ 75 लाख लोग इस बिहार में थे। आज लगभग 14 करोड़ की आबादी होगी और यह लगता था कि हमारी आबादी का लाभ हमको कम मिलेगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस बिहार में आबादी से हमें लाभ नहीं मिलता था, दुख होता था, पीड़ा होती थी, हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ता था, बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ती थी, लोगों को बाढ़ से बचना पड़ता था, आज की स्थिति में आज जीएसटी की ऐसी व्यवस्था खड़ी हुई 2016 के बाद, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार जैसे राज्य को उसकी, जबकि हमारे यहां शराबबंदी का एक ऐतिहासिक फैसला तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया, इसके बावजूद बिहार चल पड़ा, आगे बढ़ा, आगे खड़ा है। और आज मैं बता भी सकता हूं आपको कि जब टैक्स हमारे बढ़ने लगे तो आज के तारीख में जहां 2004-05 में से लेकर और 13-14 तक लगभग 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार को टैक्स मिले थे, आज बिहार में इस 11-12 साल में 12,90,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से सिर्फ टैक्स में हमको उपलब्ध हो रहे हैं, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो, इनकम टैक्स के माध्यम से हो, सेंट्रल एड के तौर पर हो। तो लगभग 4 गुने से अधिक राशि बिहार को प्राप्त हो रहा है। और इसी तरह अभी जो हम बजट बनाते हैं 3,17,000 करोड़ का बजट होता है, उसमें हमारी हिस्सेदारी तो 60,000 करोड़ ही है, रेस्ट राशि तो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास हम लोग अपने संसाधन ये भारत सरकार से मिलता है, उसके बाद हम अपना जुटाने का काम करते हैं।
कई मीडिया हाउस के माध्यम से मैंने देखा, लोगों ने चर्चा किया कि 72,000 करोड़ लोन लिया हमने, पिछले साल 58,000 करोड़ लिया था, उसके पिछले साल 55,000 करोड़ लिया था। ये भी चर्चा किया कीजिए, क्योंकि सरकार को चलाना है और सरकार लगातार इस व्यवस्था के साथ बिहार को बढ़ा रही है और रीपेमेंट भी हम कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लोन हम लेते हैं, इंटरेस्ट फ्री हमको लोन मिलता है, वहां से भी उसकी भी पूरी व्यवस्था है। प्रत्येक साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए तक का विंडो हम लोगों को दिया जाता है भारत सरकार से, कभी 13,000, कभी 15,000, कभी 20,000 करोड़ रुपया, जो भारत सरकार से लगातार हमको प्राप्त हो रहे। इसलिए बिहार और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था को लगातार मोदी जी के नेतृत्व में और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आगे बढ़ते रहे। लोग चिंता करते हैं कि भाई इस देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों जीत रही है। लोग ये नहीं देखते हैं कि उनको खाने के लिए मोदी जी की सरकार दे रही है, पानी पीने के लिए घर तक नल जल की चिंता मोदी जी करते हैं, घर में बिजली बिहार में नीतीश कुमार जी और देश में मोदी जी के सहयोग से घरों तक बिजली पहुंचाया गया, पंखा पहुंचाया गया, एसी और फ्रिज पहुंचाया गया का उपयोग कर पा रहे हैं। क्योंकि बिजली आज देश में सबसे अच्छा कहीं है तो वो बिहार है। सबसे अधिक बिजली, सबसे ज्यादा हम अपने लोगों को उपलब्ध करा पा रहे हैं। बिजली के साथ साथ रोड कनेक्शन इस देश में सबसे अच्छा है। ग्रामीण सड़क इस देश में बिहार से अच्छा किसी भी प्रदेश में नहीं है। ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, ये लगातार आप देखेंगे इस देश के किसी कोने में आप चले जाइए, आज भी बिहार के आम लोगों को इस देश में हमसे अधिक मतलब कम उत्तर प्रदेश 6,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी देता है और हम 23,000 करोड़ का सब्सिडी देते हैं इस देश में। इसलिए मैंने कहा कि बिजली भी सबसे अधिक पहुंचाते हैं, सबसे सस्ता बिजली भी देते हैं और अब तो घरों तक इसको पीएम सूर्य घर योजना के तहत हम लोगों का लक्ष्य है कि अगले 2 वर्षों में 50 लाख घरों तक हम बिजली पहुंचाने का काम करें, जो सोलर युक्त, और जो 125 यूनिट तक तो हमारा फ्री है। उसके बाद जो वो जनरेट करेंगे उसकी राशि तुरंत उनको हम लोग उनके अकाउंट में देने का काम करेंगे। तो ये पूरी संरचना, इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी घर भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, पक्का मकान भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं। लोग पूछता है कि वोट दूसरे को कैसे मिल जाए, दूसरे को कहां से मिलेगा। इस देश में तो कोई किसी ने दिया ही नहीं। जितना आजादी के बाद, मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं, आजादी के बाद इस देश में एयरपोर्ट बने 74, आज 160 से अधिक है। और अगले 1 साल में बिहार जैसे छोटे राज्य में ही एयरपोर्ट हो, एयर स्ट्रिप हो, हेलीपैड हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बिहार के सभी जिले में ये सारी व्यवस्था खड़ा करने का काम भारत सरकार के सहयोग से हम करेंगे। अभी भी मैं एक फाइल पर दस्तखत करके आ रहा हूं कि 2 जगह सर्वे का काम, एक राजगीर में एयर स्ट्रिप के लिए और दूसरा सासाराम और कैमूर के बीच में कोई एक जगह पर एयर स्ट्रिप बनाने का काम करे। और इसके पहले भी जैसे ही पटना कोई उतरता है तो पहले जो पुराना एयरपोर्ट देखता था तो लोग कहते थे बदला नहीं कुछ, लेकिन अब तो पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पहला इंप्रेशन जाता कि बिहार बदल रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन वहीं पर बदल जाता है, इतना बड़ा एयरपोर्ट देखकर। और अब तो कई जिले में एयरपोर्ट हो गए, दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया, पूर्णिया में एयरपोर्ट हो गए। इसके साथ साथ कई ऐसे जिले हैं जिसके टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। सहरसा में, बीरपुर में, मुजफ्फरपुर में, रक्सौल का प्रक्रिया कर दिया गया है।
वाल्मीकि नगर का टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अजगैबीनाथ सुल्तानगंज में नए एयरपोर्ट बनाने की व्यवस्था की जा रही है और अजगैबीनाथ धाम सुल्तानगंज और सोनपुर ये दोनों जगह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डबल लेन का एयरपोर्ट बनाने का काम बिहार की सरकार भारत सरकार के सहयोग से करने जा रही है। यह सारे चीजों की फिजिबिलिटी का भी काम शुरू कर दिया गया। तो कई चीजें बदल रही है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन जहां मात्र 21,000 किलोमीटर था, वो लगभग आज 65,000 किलोमीटर हो गया। और मेरे लिए तो गर्व का विषय है कि हम लोग सोचते थे कि राजधानी मिल जाए किसी रूट पर, अब तो वंदे भारत सभी लगभग सभी रूटों पर हमारे व्यवस्थित हो चुके हैं। धीरे धीरे सभी रूट पर चलने जा रहा है। और अब भारत सरकार ने हम लोगों को कहा है कि रैपिड रेल चलाने का काम कीजिए। अभी पटना से गया जी जाने में 1.25 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वो 40 मिनट के अंदर हो जाए। पटना से मुजफ्फरपुर लगभग 2 से 2.5 घंटा लगता है। उससे कम समय पर हम रोड से पहुंच जा रहे हैं। इसको ऐसी व्यवस्था खड़ा करनी है, रेल को, रोड को और मेट्रो को जोड़कर रैपिड रेल को पूरी व्यवस्था खड़ा किया जाएगा और इसको भी 40 मिनट के अंदर लाना है। पटना से राजगीर जो टूरिस्ट हब हो सकता है, उसको भी 40 मिनट के अंदर लाने का प्रस्ताव है। पटना से बेगूसराय जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हो गया है एक तरह से, आज सबसे ज्यादा परमानेंट कैपिटा की व्यवस्था एक तरह से, क्योंकि वहां इंडस्ट्री लगे, कोको कोला वहां आया और खाद के जो फैक्ट्री थी उसका जीर्णोद्धार भी करने का काम वहां किया गया। और लगभग सिर्फ बेगूसराय में भारत की सरकार के द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एनटीपीसी के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में इसको करने का काम किया जा रहा है। इसलिए लगातार हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बढ़ता जाएगा। सोलर जो सबसे मजबूत और सबसे सस्ता एक तरह से लोगों को बिजली उपलब्ध हो रही है। पंप स्टोरेज, सोलर पंप स्टोरेज की कल्पना हम लोगों ने किया, क्योंकि आजकल जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज को आप देखते हैं उसी तरह बिजली में भी एक तरह से टैरिफ जो है उछलता है। दिन के समय में अभी जो बिजली होगा उसके लगभग 2.5 गुना बिजली रात को 8 बजे 9 बजे हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सोलर पंप स्टोरेज की कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और इसमें भी भारत सरकार का सहयोग मिल रहा है और बिहार में लगभग 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। यह पूरी व्यवस्था होने से दिन के समय में सोलर का यूज करके वो पंप से पानी को ऊपर कर देंगे और रात को फिर उसी पानी को नीचे लाकर बिजली जनरेट करने का काम करेंगे। इसलिए कई चीजें हैं जिसका डिटेल आप लोगों को पूरा उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। जिस देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के इक्का दुक्का फैक्ट्री थे, आज लगभग 33 करोड़ मोबाइल जो है प्रत्येक साल मोबाइल बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीजों की स्थापना की जा रही है। डिफेंस में कोई सोचता भी नहीं था, अब तो डिफेंस कॉरिडोर बनना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश और अभी महाराष्ट्र ने इसको काम को बढ़ाया है। हम लोगों ने भी तय किया है कि राजगीर का इलाका हो, मुंगेर का इलाका हो, इस इलाके में डिफेंस कॉरिडोर को आगे बढ़ाएंगे और इन चीजों को बिहार के भी मानचित्र पर लाने का काम किया जाएगा सर। और इसलिए मैंने कहा कि उद्योग, क्योंकि बेसिक चीज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसको आगे बढ़ाया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन अब उद्योग और शिक्षा की व्यवस्था को और मजबूत करने का समय आ गया और उद्योग के लिए इसलिए मैंने जिस तरह एक सहयोग कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया है, उसी तर्ज पर भारत सरकार का आग्रह था
विशेष तौर पर कि इसको आगे बढ़ाइए और उद्योग के क्षेत्र में कैसे आप बढ़ेंगे। तो 30 दिन का टाइमलाइन फिक्स किया गया। पहले लोग आते थे परमिट के लिए, किसी को बिजली से, किसी को फायर से, किसी को बिल्डिंग से, और किसी को किसी तरह का फॉरेस्ट का क्लियरेंस, कई तरह के 33-34 तरह के क्लियरेंस लेने का काम किया जाता था। उसको भी हम लोगों ने बदला और 30 दिन, जिस दिन आवेदन आप डालेंगे 30 दिन के बाद 31वां दिन आपको ऑटोमेटिक आपको सभी अप्रूवल मिल जाएंगे। किसी की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत। जिस तरह हम लोगों ने सहयोग कार्यक्रम में फिक्स किया है, 10 दिन 11वां दिन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा नोटिस, दूसरा नोटिस 21वां दिन हो जाएगा 20 दिन के बाद। यह किसी के पास जाने से, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, कोई आदेश नहीं करेगा। जनता स्वयं मालिक है, जनता को इंपावर्ड करना है, जनता के कल्याण के लिए सरकार बनती। और अभी तक लोग ये सोचते थे कि हम जो आदेश करेंगे वो चलेगा। ये जनता के लिए काम करना है, जनता के मैंडेट है, यहां जनता के भरोसे के लिए पूरी व्यवस्था खड़ा करनी है। इसलिए साथियों, कई चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चलाने का काम किया। शुरू में याद होगा आप लोगों की, जब जनधन अकाउंट खोले गए तो लोगों को, कई विपक्ष के साथियों ने कहा कि जनधन अकाउंट खोले गए और कई तरह के भ्रम फैलाने का काम किया गया। लेकिन आज डीबीटी जो सबसे मजबूत एक तरह से सरकार का तंत्र बन चुका है। मैं परसों दिल्ली में था और बिहार में हम लोगों ने फिक्स किया कि जितनी तरह की पेंशन है उनको एक दिन हम लोग राशि देने का काम करें। और कुछ लोगों तो आजकल देखता हूं मैं, पता नहीं कहां कहां से नया नया न्यूज लेके आ जाते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर चिंता कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं 3,47,000 करोड़ का बजट है। एवरेज यदि पर डे का जोड़िएगा तो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास खर्चा हमारा है, 700 से लेकर 1,000 करोड़ का। और आज के तारीख, आज मैं कह रहा हूं, आज 12 जून है, मात्र हमारे ऊपर 1,500 करोड़ से नीचे ही राशि जो हमारे ट्रेजरी में किसी ने बिल पहुंचाया। और मैंने आज ही कहा कि कोई बिल नहीं छूटे। हमको एक सूचना मिली कि पेंशन के, कुछ शिक्षकों के पेंशन, क्योंकि यूसी उसके नहीं आए थे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आए थे। हमने कहा कि आप कैसे रोक सकते हो? रोक नहीं सकते। किसी को पेंशन और तनख्वाह यह मौलिक अधिकार है, इसको किसी का रोका नहीं जा सकता। आप यूसी लीजिए, और ये तो ऑटोमेटिक एक तरह से डीबीटी है, इसमें तो ऑटोमेटिक जनरेट होना है, इस पर क्या चिंता करना है? जो काम हो रहे हैं उसका यूसी लीजिए और उस पर कार्रवाई करने का काम कीजिए। तो कल उसके आदेश भी निकल गए कि जिनका पेंशन या तनख्वाह है उनको किसी तरह का कोई रोक नहीं है, और जो बिल जमा होंगे उसको तुरंत देने का काम किया जाए। और मैं बता रहा हूं कि दिल्ली में था, क्योंकि हमारे एनडीए की बैठक थी दिल्ली में, और एक साथ 94 लाख परिवार को एक साथ दिल्ली से एक बार बटन दाबा गया और सबके खाते में पैसा, पेंशन उनका पहुंचाने का काम किया। तो यह सारी व्यवस्था लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चिंता से बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने जनधन अकाउंट खोले तो आज जनता का सीधा संवाद वहां से बनाया जा सकता। नक्सल एक बड़ी समस्या थी इस बिहार जैसे राज्य में। मैं तो उस जिले से आता हूं जहां एसपी को ही उड़ा दिया गया था, उसी विधानसभा का विधायक भी हूं। आज वो व्यवस्था खड़ी हो गई कि जिस देश में अब पूर्ण रूप से नक्सल फ्री हो चुके, नक्सल मुक्त हो चुके, नक्सलिज्म पूरी तरह समाप्त हो चुके, विकास के कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया।
क्योंकि बेसिक नीड जब तक पूरा नहीं होता है तब तक लोगों को गुस्सा रहता है, लोगों की चिंता होती है। आज लोगों के गांव तक सड़क है, बिजली है, पानी है, लोग आसानी से गांव में रहना भी चाहते हैं और लोग आसानी से पटना पहुंच भी जा रहे हैं। चाहे वो कोई भी रूट हो, पटना से गया जी जाने में 4 से 5 घंटा लगता था, आज 1.5 से 2 घंटे में आराम से गया जी, और यदि बॉर्डर भी पार करना हो तो 2.5 से 3 घंटे में हम किसी भी इलाके में आराम से निकल जाते हैं। ये सारी व्यवस्था बदली क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे इस देश में प्रधानमंत्री बने और वो तो लगातार समीक्षा करते, प्रगति जो उनकी लगातार प्रत्येक महीने बैठक होती है और उसके समीक्षा से जितने पुराने स्कीम है उनको चालू किया गया। और कल परसों प्रधानमंत्री जी स्वयं बता रहे थे कि लगभग 90 लाख करोड़ की योजना जो लंबित थी उसको पूरा करने में वो सफल हुए। आगे भी हम लोगों को भी कल उन्होंने कहा है कि ऐसी एक व्यवस्था खड़ा कीजिए राज्य में जो कम से कम जो बड़े परियोजना है जो अटके हुए हैं और 2 साल से अधिक कहीं अटका हुआ है, तब तो मुख्यमंत्री को स्वयं समीक्षा करनी चाहिए। हम लोगों ने भी तय किया है कि प्रत्येक महीने एक समीक्षा ऐसे करूंगा जहां 100 करोड़ से बड़ी योजना जो लंबित है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण हो या फॉरेस्ट क्लियरेंस हो या कोई अन्य कोई प्रॉब्लम्स हो, उसी चीजों में उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा मैं जरूर चर्चा करूंगा कि मोदी जी पर जनता का बहुत भरोसा है और जनता का भरोसा इसलिए आगे काम कर पा रहे हैं। और कई घटना हम लोगों ने देखा, मोदी जी ने कहा नोटबंदी करेंगे, देश की जनता ने भरोसा किया, जनता तुरंत उनके साथ खड़ी हुई। उन्होंने कहा जब कोरोना का समय आया और लोगों से आग्रह किया कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, पूरे देश के लोगों ने समर्थन किया। आज भी दुनिया में पूरा युद्ध का स्थिति बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पिछले तिमाही में भी 7.8% था और इस बार भी 7.7% है। इसका मतलब भारत बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत दुनिया के मानचित्र पर खड़ा हो रहा है। और क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है कि किस तरह जो भारत की अर्थव्यवस्था थी दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज 4थे और 5वें स्थान पर खड़ा है, क्योंकि ये देश खड़ा हो रहा है, देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश को बढ़ाने में भारत के लोग एक तरह से मजबूती के साथ मोदी जी के साथ खड़े हैं। आज आप देखिए, सब कहते हैं, कई लोगों का मैं बयान देखता था, ये मेरे पति तत्कालीन प्रधानमंत्री का सपना था, महिला प्रधानमंत्री इस देश में हुई, लेकिन किसी ने भी महिलाओं की चिंता नहीं किया। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इस देश में एक व्यवस्था खड़ा किया और आज महिलाओं को 33% का आरक्षण यदि किसी सरकार ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। और आगे भी इस पूरी व्यवस्था को खड़ा करने में कोई सबसे बड़ा सहयोगी होगा तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ही होगा। साथी, महिलाओं की चिंता, लखपति दीदी की चिंता और ये पूरी व्यवस्था कैसे खड़ा हो, इस पर लगातार वो चिंता करते रहते। अभी लगभग देश में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति हो चुकी है और हमारे लिए गर्व का विषय है कि उसमें से लगभग 30 लाख से अधिक हमारी बिहार की महिला बहनें, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जीविका समूह के माध्यम से इसको बहुत आगे बढ़ाया और इस पूरी एक अर्थव्यवस्था खड़ा किया। जिस बिहार में महिलाओं के पास महिलाओं के सहयोग से कोई अर्थव्यवस्था खड़ा नहीं होता था, आज आपको जानकर खुशी होगी लगभग 1,46,000 करोड़ का
सिर्फ जीविका समूह से बिहार की अर्थव्यवस्था में वो सहयोग करती है। मार्केट है हमारा 1,46,000 करोड़ और इसको आगे बढ़ाना है। हमने तो कहा है अपने डिपार्टमेंट्स को, ग्रामीण विकास को और फाइनेंस को, कि इनको इतना इंपावर्ड कीजिए। हमने तो अलग बैंक बनाया, जीविका निधि बैंक बनाया, उसको लगभग 1,500 करोड़ रुपया सरकार से दिया, 1,000 करोड़ रुपया दूसरे बैंक से दिलाया और आगे भी उसकी संरचना को खड़ा करना है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट को हम देते हैं। इंटरेस्ट में बिहार सरकार सहयोग करती है कि 7% पर ही उनको उपलब्ध होना है, उसके ऊपर जो राशि लगना है वो बिहार सरकार देगा। तो हमारी बहनें कैसे इससे जुड़े और इसको आगे ले जाने का काम कर सके, इसकी पूरी संरचना पर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार ओबीसी वर्ग की चिंता की है। इस देश में मंडल कमीशन और उसके पहले भी कई प्रधानमंत्री हुए, किसी ने चिंता नहीं किया ओबीसी वर्ग। उसको भी संवैधानिक दर्जा किसी सरकार ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अब इस देश में कोई आरक्षण के बिना नहीं है। कोई व्यक्ति जो अमीर है वही बचा हुआ है, चाहे वो ओबीसी हो, उच्च जाति के वर्ग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अब कोई बिना आरक्षण वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब वही है जो अमीर है। ओबीसी में जिसको 8 लाख से अधिक मिलेगा, जो कमाता है, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। जो उच्च जाति स्वर्ण समाज में जो 8 लाख से अधिक कमाएगा, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। और ये भी कल तक तो स्वर्ण समाज के लोग इस देश में प्रधानमंत्री बनते थे। पहली बार जब ओबीसी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो स्वर्ण समाज को भी 10% का आरक्षण किसी नेता ने दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया। इसलिए सबका साथ, सबके विकास का जो सपना है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। कई चीजें जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी हॉस्पिटल के सेक्टर में बड़ा ही अद्भुत कार्य शुरू हुआ है। अभी तक हम लोग, एक एम्स हमारे यहां था, सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। दूसरा एम्स हमारा दरभंगा में काम शुरू हुआ और उसमें भी लगभग 800 करोड़ रुपया भी और आगे बढ़ा दिया गया। राज्य सरकार का भी जो कमिटमेंट है कि हम उसमें जो भी मिट्टी भराई का काम होगा वो इरिगेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि उसके स्पेशलाइज्ड होते हैं, उसका उसमें सहयोग लेने का काम किया जाए। कई तरह की संस्था के लिए भी हमने कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, चाहे वो निफ्टम से लेकर कई इंस्टीट्यूट हो, उसको बिहार में स्थापित करना है। कई चीजें बिहार में लगातार स्थापित हो रहे और आगे भी कई इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटीज हो। सरदेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी दिया गया और उनके नाम पर भी स्किल यूनिवर्सिटी बिहार में स्थापित करने का काम शुरू किया गया है। इसको लगातार बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं कई चीजें आप लोग को डिटेल उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के शासनकाल में काम भी हुए, जनता के भलाई का काम हुआ, सुशासन हुआ, देश कैसे आगे बढ़े इसकी भी चिंता की गई, दुनिया के मार्केट में भारत खड़ा हुआ इसकी भी चिंता की गई। और आज देश में सर झुकाने वाला कोई पदाधिकारी या कोई फोर्स हमारा नहीं दिखता है। आज जब भी पाकिस्तान या किसी भी देश के द्वारा भारत की सरकार को चैलेंज किया जाता है, उसका जवाब भारत की सरकार देने का काम करती है। ये बदला हुआ भारत आज दुनिया में एक ताकत के तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसलिए मैं कई चीजें आप लोग को डिटेल उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि 12 साल जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के जनता का विश्वास और विकास और जन कल्याण का काम किया है, उनके लिए उनको बधाई भी देता हूं और बिहार पूरी तरह उनको सहयोग करेगा।
भारत, क्योंकि भारत विकसित होगा तभी बिहार समृद्ध होगा, और समृद्ध बिहार होगा तभी भारत विकसित हो पाएगा। इन दोनों को एक साथ जोड़ने का काम हम लोग करेंगे, और पूरी बिहार सरकार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप तमाम लोग आए,